गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पर हम चर्चा कर रहे थे। आज इसका सेक्शन 25 पर हम बात करेंगे, जो बताता है आपके न्यायालयों और अधिकारियों की शक्ति और उनके कर्तव्य। न्यायालय से यहाँ हमारा तात्पर्य राजस्व न्यायालय से है। हमारा जो आज का चर्चा का जो टॉपिक है वो है आपका पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स। राजस्व न्यायालय और उसके जो अधिकारी हैं उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्यों के बारे में सेक्शन 25 इस बारे में उपबंध करता है। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 25 बात करता है आपका राजस्व न्यायालयों और उनकी उसमें जो नियुक्त अधिकारीगण हैं उनकी शक्तियों और उनकी कर्तव्य यानी कि उनके पावर्स और उनकी ड्यूटीज़ के संबंध में कुछ सबसेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। 7 सबसेक्शंस टोटल इस सेक्शन में है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्व न्यायालय और उसके अधिकारियों की शक्तियाँ, ड्यूटीज़ एंड उस पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें इजी सा सेक्शन है ये। इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपको केवल समझना है कि कौन किस तरह से पावर्स का यूज़ करता है, कौन किस तरह से जिसको जो ड्यूटी सौंपी जाएगी वो उसको कैसे फुलफिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट सबसेक्शन इजी वे में आपको कहता है कि आयुक्त कलेक्टर, आयुक्त हो, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी आपका होता है सब डिविजनल ऑफिसर, और कलेक्टर तो हम जानते हैं कमिश्नर एंड कलेक्टर, और आपका सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार क्रमशः अपने ज़िले में, यानी कि जो आयुक्त या कलेक्टर हुआ अपने ज़िले में, उपखंड अधिकारी सब डिवीज़न ऑफिसर हुआ वो अपने डिवीज़न में, अपने उपखंड में, सब डिवीज़न में, और तहसीलदार हुआ वो तहसील में। इस अधिनियम द्वारा या फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जो आपका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 है उसके द्वारा, या जो भी एट अ टाइम जो लॉ लागू है एनफोर्सेबल है उसमें उसके द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके अधीन दिए गए सभी कर्तव्यों का वो पालन करेगा। तो 3 यहाँ पर चीज़ें दे रखी है। इस अधिनियम द्वारा सौंपी गई शक्ति और कर्तव्यों का पालन करेंगे, शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो। दूसरा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है उसमें दी गई शक्तियों का भी पालन करें, कि शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और कर्तव्यों का पालन करेंगे। तीसरी बात जो आपको दे रखी है वो दे रखी है कि एट अ टाइम जो भी लॉ इन्फोर्सेबल है, यानी कि तत्समय जो भी प्रवर्त कोई विधि है उसमें अगर कोई शक्तियाँ दे रखी है और कर्तव्य दे रखे हैं तो वो उनका पालन भी करेंगे। ठीक है, आयुक्त या कलेक्टर कहाँ करेगा? अपने ज़िले में। उपखंड अधिकारी कहाँ करेगा? अपने उपखंड में। तहसीलदार कहाँ करेगा? तहसील में। क्लियर? ये हुआ फर्स्ट सबसेक्शन। सेकंड सबसेक्शन आपको कहता है कि बंदोबस्त आयुक्त के बारे में। बंदोबस्त आयुक्त मीन्स सेटलमेंट कमिश्नर। ठीक है, जो पूरे राज्य भर के लिए एक ही होगा ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो बंदोबस्त आयुक्त क्या करेगा? संपूर्ण राज्य में जो भी उसका कंसर्न, जो भी राज्य, संपूर्ण राज्य में, राजस्थान राज्य में बंदोबस्त से संबंधित, सेटलमेंट से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं उनका क्या होगा? वो इंचार्ज होगा, भार साधक होगा। ठीक है, और उनके संबंध में वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर सकेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा उसको सौंपे गए हैं या जो भी लॉ टाइम एनफोर्सेबल है उसके द्वारा उसको सौंपे गए हैं। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन कहता है आपका भू अभिलेख निदेशक के बारे में। ये निर्देशक नहीं है, निदेशक पढ़े इसको। ठीक है, तो भू अभिलेख निदेशक होगा आपका, लैंड रिकॉर्ड जो होगा आपका, निदेशक होगा आपका, वो राज्य भर में, वो भी एक ही होगा, तो वो राज्य भर में क्या करेगा? सर्वे से संबंधित काम करेगा, सर्वेक्षण और भू अभिलेखों की तैयारी, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स की तैयारी करेगा, उनकी पुनरीक्षण उनकी जांच वगैरह करेगा समय समय पर, और उनमें चालू रखने से संबंधित मामलों का प्रभारी होगा। तो जो भू अभिलेख निदेशक होगा वो संपूर्ण राज्य में, मतलब राजस्थान राज्य के लिए में सर्वे का काम देखेगा, उसकी जाँच करेगा, लैंड रिकॉर्ड्स का काम देखेगा, समय समय पर उनको तैयार करवाएगा, और इन सब का चार्ज किसके पास होगा? भू अभिलेख निदेशक के पास में। और उसके संबंध में जो भी इस अधिनियम या जो भी लागू विधि है उस समय उसके द्वारा जो सौंपे गए कर्तव्य हैं वो उनका समय समय पर पालन करेगा और शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्लियर? फोर्थ सबसेक्शन कहता है भू अभिलेख अधिकारी यानी कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में। भू अभिलेख अधिकारी या अध्याय 7 में, देखिए अध्याय 7 जो है वो आपका है सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन से संबंधित, है ना। तो भू अभिलेख अधिकारी या फिर जो सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन का जो 7th चैप्टर है उसमें अधीन कोई भी, उसके अधीन नियुक्त कोई जो अधिकारी है उस क्षेत्र में जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, किसी भी, जैसे भू अभिलेख अधिकारी क्या है कि हमने पढ़ा था कि कंपलसरी नहीं है, ये क्या है कि राज्य सरकार की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इनका अपॉइंटमेंट कर सकती है अगर उनको लगता है तो अगर किसी क्षेत्र के लिए भू अभिलेख अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी अध्याय 7 के तहत नियुक्त किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो वो इस अधिनियम द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा और शक्तियों का प्रयोग करेगा, या जो जिस समय, जो वर्तमान में जो भी विधि उस समय लागू है, इन्फोर्सेबल है, उसका पालन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट फिर हमें 5th सबसेक्शन कहता है कि
सेटलमेंट ऑफिसर के बारे में। बंदोबस्त अधिकारी या अध्याय 8 के अधीन। अब जो अध्याय 8 है वो है आपका सर्वे ऑफ आबादी एरिया से संबंधित, जो आबादी क्षेत्र है उसके सर्वेक्षण से संबंधित पार्ट है आपका। अगर सेटलमेंट ऑफिसर की भी देखिए स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर उचित समझती है वो सेटलमेंट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं भी करे। लेकिन अगर जहाँ राज्य सरकार द्वारा सेटलमेंट ऑफिसर का किसी क्षेत्र के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया गया है या अध्याय 8 के तहत अर्थात सर्वे ऑफ आबादी एरियाज़ के जो चैप्टर है उसके अंडर किसी अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया गया है, तो वहाँ पर वो अधिकारी जो है वो भी उन्हीं पावर्स का यूज़ करेगा, उन्हीं ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करेगा जो इस अधिनियम द्वारा उसको सौंपे गए हैं या फिर जो चालू जो प्रवर्त विधि है उसके द्वारा उसको सौंपे गए हैं। क्लियर हो गई बात। 6th सबसेक्शन आपका कहता है उपायुक्त या जो एडिशनल जो कमिश्नर है, एडिशनल जो सेटलमेंट कमिश्नर है या एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है उनके बारे में, या एडिशनल कलेक्टर है, एडिशनल तहसीलदार है, ठीक है ना, इनके बारे में। तो देखिए ये कह रहा है कि उपायुक्त, अपर बंदोबस्त आयुक्त, अपर या सहायक भू अभिलेख अधिकारी, अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार उस क्षेत्र में जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है इस अधिनियम द्वारा या फिर जो भी तत्समय उस समय जो भी प्रवर्त विधि है उसके दिन सौंपे गए ऐसे मामलों या विषय या मामलों या विषय के वर्गों में क्या क्या कर सकते हैं वो क्रमशः। देखिए उपायुक्त होगा तो आयुक्त का क्या करेगा, वो आयुक्त की पावर्स का यूज़ कर सकता है। जहाँ पर आयुक्त नहीं है तो वो आयुक्त की पावर्स का यूज़ कर सकता है, क्योंकि मामला तो उसको मैटर तो उसको सुलझाना पड़ेगा ना, कोई भी मैटर उसके पास आता है तो एडिशनल पावर उसके पास होगी, ठीक है। फिर अपर बंदोबस्त आयुक्त है, वो किसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, बंदोबस्त आयुक्त की का। अपर या सहायक भू अभिलेख अधिकारी किसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा, भू अभिलेख निदेशक का। अपर कलेक्टर किसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कलेक्टर की शक्तियों का। अपर तहसीलदार यानी कि एडिशनल तहसीलदार किसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तहसीलदार की। ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिनके लिए राज्य सरकार उनको निर्देश दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट निर्देश देती है तो जो एडिशनल कमिश्नर है वो कमिश्नर की शक्तियों का प्रयोग करेगा, एडिशनल कलेक्टर है वो कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसी तरह से सो ऑन है ना, जो निचला जो अधिकारी एडिशनल जो है वो अपने से ऊपर सीनियर के जो अधिकार है उनका प्रयोग कर सकता है अगर राज्य सरकार उसको ऐसा निर्देश देती है तो। तथा प्रत्येक जो उपायुक्त है, अपर बंदोबस्त आयुक्त, अब देखिए और भी नीचे आ गई चीज़ें हमारे पास। उपायुक्त क्या करेगा, जो सब कमिश्नर है वो एडिशनल जो सब जो है वो एडिशनल जैसे एडिशनल कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से सीरियल वाइज ये बता रखा है कि प्रत्येक उपायुक्त अपर बंदोबस्त आयुक्त का, अपर तथा सहायक भू अभिलेख निदेशक या अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा या ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको सौंपे गए हैं उस क्षेत्र के लिए जिसमें उसको नियुक्त किया गया है। आयुक्त बंदोबस्त, अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आयुक्त बंदोबस्त, आयुक्त भू अभिलेख निदेशक या कलेक्टर या तहसीलदार यथास्थिति से समझा जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि नीचे से आपकी हायरार्की चल रही है। यहाँ जब ऊपर वाला कोई है नहीं तो नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाला अधिकारी क्या करेगा, उसकी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, कर सकता है आवश्यक हो और राज्य सरकार उसको निर्देश दे तो ईजिली, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें ये बता रखा है केवल। 7th हमने बात करते हैं, ये सीरीज़ आपको वहाँ से भी समझ में आएगी जब हमने लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको रेवेन्यू जो कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स के बारे में पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कल, तो उसमें मैंने आपको सीरीज़ दिखाई थी ना 1 to 12 की, यही अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे इसमें। उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं सीरियल वाइज, ठीक है। 7th सबसेक्शन आपको कहता है कि सहायक कलेक्टर या जो नायब तहसीलदार है, ठीक है, सहायक कलेक्टर है या जो नायब तहसीलदार है उस जिले में जैसी भी कंडीशन हो जिसमें वह नियुक्त किया गया है ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या जो टाइम एनफोर्सेबल लॉ है उसके द्वारा उसको सौंपे गए हैं, ठीक है ना, या फिर राज्य सरकार के द्वारा कोई साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसको डेलीगेट किए गए हैं वो उनका प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने देखे पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।